स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए पॉलिटी के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। उसी की श्रृंखला में आज हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हम पॉलिटी के रिगार्डिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, संविधान का निर्माण, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार जैसे कई टॉपिकों पर हम चर्चा कर चुके हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी पीवाईक्यूज हैं, ओके, और जो भी एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी श्रृंखला में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत रहेंगे, जिसे हम डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसके रिगार्डिंग भी देखो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीपीएससी के द्वारा, ओके, और जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, संभाव्य क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते जाएंगे ताकि आप एमसीक्यूज के थ्रू अपना जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर पाओ, राइट, और एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका इससे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर एमसीक्यूज के थ्रू। और उससे पहले हम देखते हैं किस तरह के आर्टिकल पूछे गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं भारतीय संविधान के पार्ट 4 में। जब पार्ट की बात आती है तो पार्ट 4 है, ये भाग 4 है और आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत, देखो सबसे पहली बात आती है कि नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या है। तो वे सिद्धांत जो कि राज्य के नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीति निर्माण कैसे? जैसे विधायिका कोई भी नीति का निर्माण कर रही है, कोई भी बिल बना रही है लोगों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, तो वो इन तत्वों को ध्यान में रख के उन नीतियों का निर्माण करेगी। ओके, तो ये अनुदेश की तरह काम करते हैं। ये जो तत्व है अनुदेश की तरह काम करते हैं। किन के लिए अनुदेश के लिए काम करते हैं? एक हमारी विधायिका और दूसरी कार्यपालिका, ये दोनों के लिए एक अनुदेश की तरह काम करते हैं, डायरेक्शन की तरह काम करते हैं ये तत्व। तो इन तत्वों को इनकी दर्शन के आधार पर, इनकी स्थिति के आधार पर, ये दर्शन है इन तत्वों के, इनके दर्शन के आधार पर बोल सकते हो, या फिर इनकी श्रेणियों के आधार पर, जो भी इनको विषय वस्तु दी गई है उसके आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया है। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत एंड उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत। देखो ये जो डिवाइड है, ये जो विभाजन है, ये संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है। ये इनकी विषय वस्तु के आधार पर लोगों ने इसे डिवाइड किया है, जो भी इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने इसे डिवाइड किया है। ओके, तो फर्स्ट है तब समाजवादी सिद्धांत। देखो समाजवादी सिद्धांत में कौन से तत्व जोड़े गए? वो तत्व इन्होंने जोड़े गए जो राज्य को एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करने में मदद करते हैं वो, और जो लोग ये सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करके कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। तो वो तत्व समाजवादी सिद्धांत में जोड़े गए। अब इसमें कौन कौन से तत्व जोड़े गए हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए आप, तो अनुच्छेद 38, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी विषय वस्तु क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को न्यूनतम करना। तो ये कौन से तत्व है? ये समाजवादी तत्व है। तो इनकी विषय वस्तु के आधार पर इन तत्वों को डिवाइड किया है। जैसे सुरक्षित करना, उनकी क्या सुरक्षित करना? आजीविका के पर्याप्त साधन, उनके भौतिक संसाधनों का समान वितरण, संकेंद्रण नहीं होना चाहिए धन और उत्पादन के संसाधनों का, समान वेतन स्त्री और पुरुष के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शक्ति का संरक्षण, और जैसे 39 ये हो गया, गरीबों को समान न्याय तक पहुंच हो उनकी, तो उसने मुफ्त कानूनी सहायता, जो कि नालसा आपने देखा होगा, नालसा बना। ओके, फिर जैसे काम पाने की दशा, फिर कार्य जो भी हो वो न्याय संगत हो, मानवीय परिस्थितियां हो, और सभी श्रमिकों के लिए जीवायुक्त भोजन। 43 उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करना। जो आप संगठन देखते होंगे, मजदूर संगठन, वो उनको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य थे? उनके बनाने के पीछे का जो दर्शन था वो नीति से ही मिला, डीपीएसपी से ही मिला, भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। आप देखते होंगे कि मजदूरों के अलग अलग इलेक्शन होते हैं, जैसे रेलवे संगठन मजदूर, अलग अलग उनके बोर्ड होते हैं। तो ये इसलिए फिर आर्टिकल 47 की जो उनके जीवन स्तर को बढ़ावा देना। तो ये कौन से तत्व? ये समाजवादी तत्व है। फिर आते हैं गांधीवादी सिद्धांत।
अब गांधीवादी सिद्धांत कौन से, जो कि गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा प्रतिपादित जो भी कार्यक्रम हुए ये उनका प्रतिनिधित्व करते। कैसे? जब जब गांधी जी बोलते थे कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना, उनमें कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, तो ये गांधी की फिलोसॉफी पर आधारित है, उनके दर्शन पर आधारित है। ये आप देख सकते हैं। जैसे गांव बछड़ों, वो हिंसा को नहीं मानते थे, अहिंसक थे, शाकाहारी भोजन खाते थे, तो उस तरह की उन्होंने उन्हीं के दर्शन पर आधारित ये आर्टिकल्स है। फिर उदारवादी भौतिक सिद्धांत, ये क्या है? अपनी प्रकृति में उदारवादी है, ये लिबरल है, ये सिद्धांत ये बने नहीं है, लिबरल है, उदारवादी है अपनी प्रकृति में, तो इसलिए इनको रखा गया। जैसे नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, आप देखते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी अभी बात भी चल रही है करंट में, वो बहुत हॉट टॉपिक है राइट करंट में। तो ये आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक बाल्यावस्था देखभाल, तो इसके लिए आप आंगनबाड़ी देखते हो। ओके, कृषि पशुपालन वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित करना, फिर पर्यावरण की संरक्षण संवर्धन करना, इसके लिए वन्य जीव संरक्षण एक्ट भी है। फिर 39 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इस तरह से आर्टिकल 36 से 51 तक ये आर्टिकल दिए गए हैं भाग 4 में। ओके, डीपीएसपी। अब हमने ये देख तो लिया इसमें क्या क्या दिए गए हैं, विषय वस्तु क्या है इनकी। ओके, अब देखते हैं कि इससे किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, और किस तरह से क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं। ओके, अब देखो इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। 1976 का 42वें संशोधन, उसमें 39 या 43 कौन कौन संशोधन किए गए आप देख सकते हैं। फिर 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें भी संशोधन किया गया। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है 2002 में, जिसमें 2 संशोधन किए गए। 21A जोड़ा गया आपका, एक तो फंडामेंटल राइट में, और दूसरा जो आर्टिकल 45 थी उसकी परिभाषा में चेंज किया गया, उसकी परिभाषा चेंज की गई। उसकी परिभाषा में पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बात बोली गई थी, लेकिन फिर परिभाषा चेंज करके 0 से 6 वर्ष के बच्चों की बात उसमें डाली गई, और जो 6 से 14 वर्ष की बात है वो आर्टिकल 21A में पहुंच गई। ओके, फिर 2011 का 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए था। किसके लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे आप सहकारी समिति भी बोलते होंगे राइट, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। अभी तो अलग से एक मंत्रालय बना दिया गया है, सहकारी मंत्रालय। ओके, तो आप बताएंगे कि सहकारी मंत्रालय के अभी जो करंट पोर्टफोलियो है किसके पास है, इसका मंत्री कौन है सहकारी मंत्रालय का। ओके, तो आप सर्च कीजिएगा इसके बारे में। तो शुरू करते हैं आज के हम पीवाईक्यूज किस तरह से पूछे हैं। तो फर्स्ट पीवाईक्यूज देखिए आप, क्या बोलता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको भारतीय संविधान में शामिल किए जाने के उद्देश्य है। किस उद्देश्य से उनको भारतीय संविधान में शामिल किया? तो हमने देखा था कि इनका जो उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है किस प्रकार मौलिक अधिकारों से ये भिन्न है। जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे राइट्स थे, उनसे ये किस तरह से भिन्न है। ओके, तो देखो विदेश, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय मतलब अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, उनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि सरकार इनको लागू नहीं कर रही है तो आप कोर्ट चले आए, तो कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि प्रवर्तनीय नहीं है, अपनी प्रकृति में ही ये प्रवर्तनीय नहीं है, इसे आप लागू नहीं करा सकते। और ये आर्टिकल जब आप 37 पढ़ेंगे, 37 में ये लिखा गया है कि ये अपनी मूल प्रकृति में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इस भाग में जो समाहित जो भी सिद्धांत है उसका लागू होना, अब लागू तो होंगे लेकिन आप न्यायालय जाके उनको लागू नहीं करा सकते, कोर्ट जाके उनको लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन आप फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट जा सकते हैं। उसके लिए आपको रिट दी गई है, क्या दी गई है? रिट, जो कि हमने पढ़ा था आर्टिकल 32 में। ओके, तो रिट्स दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है, तो कौन क्या है? फर्स्ट, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, अभी हमने पढ़ा बिल्कुल नहीं होंगे, तो पहला तो गलत हो गया। भी किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, सही है। इस संविधान इस भाग में अधिकाधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, तो बिल्कुल ये राज्य के द्वारा जो कानून है उनको बनाने में प्रभावित करेंगे, यानी जब भी विधायिका कोई भी कानून बनाएगी इनको वो अपने ध्यान में रखेगी, इन तत्वों को। ओके, ध्यान में रखकर ही कानून बनाएगी।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 2 और 3। फोर्थ है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। इन तत्वों में जो अंतर्विष्ट उपबंध है किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो अभी हमने देखा बिल्कुल प्रवर्तनीय नहीं है, तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? कौन से सही है? दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? क्योंकि हमने देखा था समाजवादी है, गांधीवादी, उदारवादी, उपरोक्त सभी भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश शासन के लिए आधारभूत है? भारत के संविधान को कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देखो, मौलिक अधिकार और जो मूल कर्तव्य है ये तो लोगों के लिए, ये लोगों के लिए बोलेंगे, लेकिन शासन के लिए विधायिका की मदद कौन करता है? ऊपर उद्देश्य कौन देता है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का संकेंद्रण, धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? देखो, हमने ये देखा था, ये जो देखे थे हमने समाजवादी तत्वों में देखा था। आर्टिकल 39 क्या क्या बोलता है कि आजीविका के पर्याप्त संसाधनों का अधिकार, सामान्य भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, धन और उत्पादन के साधनों की संकेंद्रण की रोकथाम। ओके, ये धन का संकेंद्रण रोकने की बात करता है कि धन का एक जगह संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी धन का संकेंद्रण एक जगह। कई लोगों के पास जो बहुत सारा पैसा है और कईयों के पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, तो बहुत डिफरेंस है। ओके, बहुत अंतर है लोगों के जीवन शैली में। तो धन का संकेंद्रण हो रहा है, लेकिन इसको प्रवर्तनीय कराने के लिए हम छोड़ तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 में ऐसा लिखा हुआ है कि ये प्रवर्तनीय नहीं है। ओके, तो इसका अब आप सही आंसर बताइए क्या होगा? हमने अभी देखा आर्टिकल 39 में ऐसा बोला गया है। तो धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन करता है? तो बिल्कुल ये नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है, और आर्टिकल 39 ये बात करता है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से संबंधित है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी भी यही बोलती है कि धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के पास पैसा ही नहीं है और कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वो फालतू में, मतलब बहुत ज्यादा पैसा है उनके पास, ठीक है, तो ये देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखिए कौन सा नहीं है। तो अनुच्छेद 39A 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 क्या है ये? अनुच्छेद 39A बताइए। देखो, सम्मिलित नहीं करना है तो आर्टिकल 39A बिल्कुल समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता की बात करता है। 39A जो कि नालसा हमने देखा। आर्टिकल 14 ग्राम पंचायतों का गठन बिल्कुल। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता बिल्कुल। आर्टिकल 48 ये न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण, तो ये बिल्कुल नहीं है। देखो, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये आर्टिकल 50 बात करता है, ठीक है। और जो आर्टिकल 48 बात करता है, आर्टिकल जो 48 बात करता है, ये बात करता है कृषि एवं पशुपालन के बारे में। कृषि एवं पशुपालन के बारे में ये बात करता है। ओके, आर्टिकल 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाइए और सूचियों की नीति दिए गए उत्तर का सही चयन कीजिए। तो देखो, ग्राम पंचायत का गठन हम मिलाते हैं। ग्राम पंचायत का गठन कौन सा होगा आर्टिकल बताइए आप? 48 तो हमने देखा। देखो, 48 हमने क्या देखा, किससे रिलेटेड है? कृषि और पशुपालन से। और ग्राम पंचायत का जो गठन है वो है आर्टिकल 40 से। ओके, तो 5 कौन से? ये गया, देन डी गया, देन ई गया, तो 5 है, ए का 5 हो गया। देन समान आचार संहिता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत पॉपुलर आर्टिकल है जो कि न्यूज़ों में बना ही रहता है। आर्टिकल 44, तो बी का क्या है? फर्स्ट, देन ये भी गया, देन आंसर क्या आ गया? ये। फिर हम मिला देते हैं, बी का फर्स्ट हो गया। सी कृषि एवं पशुपालन हमने अभी देखा, इससे रिलेटेड आर्टिकल 48 से न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये हो गया आपका आर्टिकल 50। देन अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास, ये हो गया आर्टिकल
51। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म नहीं है? न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण बिल्कुल सुमेलित है, हमने अभी देखा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए बिल्कुल आर्टिकल 46 यही बात बोलता है। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, जो सहकारी जो सोसाइटी है उसका संवर्धन आर्टिकल 43A करता है क्या? बताइए। तो देखो, आर्टिकल 43 बात तो करता है, लेकिन ये आर्टिकल 43A ना होके आर्टिकल 43B होगा, तो ये नहीं होगा। और डी बिल्कुल सही है, ग्राम पंचायतों का गठन उन्हें स्वायत्त शासन के इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनावे। तो इसका जो सही आंसर होगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी सही सुमेलित नहीं है, जो कि आर्टिकल 43B सहकारी सोसाइटी से रिलेटेड है। और आर्टिकल 43A क्या बात करता है? उद्योगों में, ये उद्योगों में जो उद्योगों में कर्मचारियों, जो कर्मचारी होते हैं उद्योगों में, अपने यहाँ लिख देते हैं दोबारा से, उद्योगों के प्रबंधन में, जो उद्योगों के प्रबंधन, जो मैनेजमेंट होता है उद्योगों के प्रबंधन में, जो बाकी कर्मचारी, जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं उनकी सहभागिता, उनका भाग लेना, ठीक है, उसके प्रबंधन में उनकी सहभागिता ये होनी चाहिए। तो आर्टिकल 43 इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण ये किससे व्यादेशित है? तो हमने देखा आर्टिकल 50 ये बात करता है न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण, और आर्टिकल 50 किसने? राज्य की नीति निदेशक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का उल्लेख का है? तो हमने देखा आर्टिकल 51 में है ये, और आर्टिकल 51 का क्या बोलता है? राज्य के नीति निदेशक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के जो 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? कौन सा संविधान जोड़ा गया था राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में? तो देखो, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। देन बी है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका, ओके, सहभागिता, जो हमने अभी देखा था आर्टिकल 43A। फिर है काम, शिक्षा एंड सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। देन डी है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं। तो बताइए कौन सा इसमें सही होगा? 13 का राज्य की नीति निर्देशक द्वारा जोड़ा गया। तो बिल्कुल, जो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका, जो हमने आर्टिकल देखा था 43A, वो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ओके, और इसके द्वारा जो भी जोड़े गए हैं 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, वो आप पिछली स्लाइड देख लीजिए, उसमें दिए गए हैं, जो टेबल दी गई है उसमें आप जाके देख सकते हैं कौन कौन से आर्टिकल और जोड़े गए हैं। ओके, तो पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 है। 39 ये ऑलरेडी मौजूद था उसमें। ये कौन सा है? आर्टिकल 39। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता को पाने का अधिकार, ठीक है, ये आर्टिकल कौन सा हो गया आपका? आर्टिकल 41। ओके, और फिर श्रमिकों के निर्वाह योग्य वेतन और काम की जो निर्वाह योग्य वेतन और काम की जो मानवीय दशा है उनको सुरक्षित करने के लिए आर्टिकल आपका कौन सा? आर्टिकल 43। ओके, ये हो गए। निर्वाह योग्य वेतन होना चाहिए उनके लिए, और निर्वाह योग्य मतलब सभी कर्मचारियों के निर्वाह करने के लिए मजदूरी और काम की मानवीय दशाएं, ये आर्टिकल 43 और आर्टिकल ये 42 से रिलेटेड है। ओके, दोनों चीजें इसमें दे दी गई है। तो सही जो आंसर होगा आपका वो होगा क्या? उद्योग प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, 43A। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य की नीति निर्देशक के तत्वों में शामिल है? पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। दूसरा मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो आप बताइए कौन सा इसमें है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए आप। ओके, तो देखो,
पहला बोलता है मानव की दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध। जब आप आर्टिकल 23 देख लें, देखो बलात्संग का प्रतिषेध हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था। फंडामेंटल राइट्स का कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23। और अगर और डीप में जाओगे आर्टिकल 23 का फर्स्ट पॉइंट, ये मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग पर प्रतिषेध करता है, जो कि हमने देखा था शोषण के विरुद्ध अधिकार में। ठीक है, शोषण के विरुद्ध में, तो ये तो होगा नहीं। ओके, दूसरा मादक है और पदार्थ, बिल्कुल। तो ये हमने कौन से आर्टिकल में देखा? आर्टिकल 47। और आर्टिकल 47 किसमें है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। तो 14 का सही आंसर क्या होगा? ये होगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। ओके, तो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता को सुरक्षित करना है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना है, देन ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसरों को सुरक्षित करना। तो आप बताइए इसके लिए कौन सा होगा? 15 का देखो, 15 का जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जो गांधीवादी सिद्धांतों प्रतिबिंबित होते हैं, कौन से सिद्धांतों में? तो हमने देखा था ग्राम पंचायतों का संगठित करना, या आर्टिकल 40 में ये बात बोली गई है कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना। देन ग्राम क्षेत्रों में जो कुटीर उद्योग है उनको प्रोत्साहित करना, ये आर्टिकल 43 में बोला गया। तो ये आर्टिकल 2 एंड 3 कहा है, ये रहा आर्टिकल 2 एंड 3 में ये बात बोली गई। समान नागरिक संहिता, ये तो आर्टिकल 44 हो गया, जो कि उदारवादी विचारधारा है। और सभी कर्मचारियों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर उन्हें सुरक्षित करना, ये आपके समाजवादी सिद्धांत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो देखो आर्टिकल, अगर आप देखोगे आर्टिकल, आप कौन सा देखो, हमने आर्टिकल में देखा है राज्य की नीति निर्देशक के सिद्धांतों में आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A में ये दिया गया है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ओके, जो मूल संविधान में ये था, बाद में ये जोड़ा गया। और फिर दूसरा है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में तो मिलता है मूल कर्तव्यों, जो मूल कर्तव्यों में भी मिलता है। जब आर्टिकल आप 71A देखेंगे, उसमें जो जी वाला पार्ट देखेंगे उसमें भी सेम चीज बोली गई है, तो आंसर होगा सी। ए और बी दोनों में पर्यावरण संरक्षण की बात बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल, इसको नालसा भी बोलते हैं, नेशनल लॉ ऑथोरिटी, नेशनल लॉ सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विस अथॉरिटी, सॉरी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम सेवाएं विधिक उपलब्ध कराना है। कौन सी विधिक सेवाएं? बिल्कुल, ये देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को भी निर्देश जारी करता है। बिल्कुल करता है। इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। ओके, 17 का 39 आर्टिकल 39A जोड़ा गया था नालसा। और नालसा कब बना था आपको पता है? 1982 में इसको गठन किया गया था नालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। ये किसने बोला है? 18 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखो ये बोला है केटी सान है। अब हम समझ लेते हैं इसके पीछे की विचारधारा क्या है। देखो जब आप कोई बैंक में जाते हो, जब आप कोई बैंक में जाते हो, ओके, चेक लेके बैंक में जाओगे। अब जो चेक है, अगर बैंक के पास उसको देने के लिए रुपए हैं, इतना डिपॉजिट होगा, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार वो दे देगा। लेकिन अगर बैंक के पास होगा नहीं तो वो मना कर देगा। वैसे ही जो कोई भी योजना है या कोई भी सिद्धांत है, वो राज्य कब करेगा? जब राज्य के पास उस योजना को करने के लिए क्या होगा? फंड की व्यवस्था होगी, उसके लिए बजट होगा। और सही है, बजट होगा केंद्र के पास, राज्य के पास, उसके लिए तो वो कर पाएगा अपनी सुविधा अनुसार। और अगर नहीं होगा तो वो उस टाइम पर नहीं कर पाएगा। इसलिए इन्होंने बोला है कि नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। मतलब एक ऐसी योजना है जब राज्य के पास उसके लिए फंड और बजट की सुविधा होगी
तब वो उन्हें लागू करेगी, और अगर नहीं होगी तो वो ऐसे की ऐसे रखे आएंगे। अब देखो, हमने अभी तक क्या पढ़े, नीति निर्देशक सिद्धांत। अब हम पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में दिए गए हैं, जो कि बाद में जोड़े गए। ये भी पार्ट 4A, इसके लिए नया पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 4A, भाग 4A संविधान में जोड़ा गया। तो ये जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि मूल संविधान में उनका उल्लेख नहीं था। इनका जो विचार था वो रूस के संविधान, तत्कालीन जो सोवियत संघ था, से प्रेरित है, जो कि 1990s में कोल्ड वॉर के बाद टूट गया था। ठीक है, सोवियत संघ, और कई देश बन उभर के आए। और इसको जो बनाया गया था वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश है 1976 के आधार पर 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए उस टाइम पे। भाग 4A और अनुच्छेद 51A 51A इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, इसमें और भी कई सिफारिशें की गई थी, जैसे अगर आप कर न चुकाएं तो आपको कर चुकाने का कर्तव्य, ये भी जोड़ा गया कि कर चुकाना है आपकी एक ड्यूटी है, और कर्तव्यों के गैर अनुपालन पर जुर्माना। कर्तव्य अगर आप नहीं पालन करोगे उसका तो जुर्माना भी होगा। तो संविधान में शामिल नहीं की गई इनको, बाकी और सिफारिशें मान ली गई। और मूल रूप से जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया। तो अभी रिसेंट में टोटल कितने कर्तव्य हैं? 11। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह इनकी भी प्रकृति गैर न्यायिक है, यानी आप कोर्ट नहीं जा सकते इनके लिए कि ये कर्तव्यों को नहीं कर रहा है तो मैं कोर्ट में जाके इनको लागू करवाऊं, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट की तरह नहीं है, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह की प्रकृति है। और भारत के अलावा शायद ही दुनिया का एकमात्र अन्य लोकतांत्रिक संविधान कौन का है? जापान का है, जहां पर आपको कर्तव्यों की सूची शामिल है इस संविधान में, जापानी संविधान। अगर ये आता है तो जापान होगा। अब मौलिक कर्तव्यों की सूची देख लीजिए आप। संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्श और राष्ट्रगान का आदर करें। जैसे कि हमने वहां पे देखा था 51, हमने बोला 51A and G। ये क्या बोला? पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीव आते हैं, की रक्षा संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोगों में समरसता, समान भागवत की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो ये पूछे जा सकते हैं कभी कभी। ओके, तो इससे रिलेटेड देखो, ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने सभी बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। तो देखो, इसमें पूछ सकता है, इसमें बुला सकता है कि आर्टिकल 11 की भाषा क्या है। वो 0 से 6 दे सकता है, लेकिन 0 से 6 नहीं है। इसकी जो भाषा है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। ठीक है, शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इससे रिलेटेड अब देखो, जो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई, कभी कभी पूछ सकता है स्वर्ण सिंह कमेटी के सदस्यों में से कौन थे। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार। स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह इनके चेयरमैन थे और बाकी सदस्य थे। तो 11 सदस्य थे इसमें, 11 सदस्य प्लस 1। अगर आप चेयरमैन को मिला दोगे सरदार स्वर्ण सिंह, तो टोटल सदस्य कितने थे? टोटल 12 सदस्य थे। ओके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 सदस्य थे। तो अब इसके रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं जल्दी से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, और ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। देखो, अभी हमने देखा था कि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए, यानी लागू कराने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रवर्तनीय नहीं है। इनको आप प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है, और ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पहले का डी। देन सेकंड आता है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? बिल्कुल स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। जो बलवंत राय मेहता समिति है वो पंचायती राज सिस्टम में हम पढ़ेंगे आगे। ओके, देन किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो बिल्कुल ये भी हम पढ़ चुके हैं, 49 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा से कर्तव्य सही नहीं है? देखो, सही नहीं है। इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जाता है,
किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो देखो, सबसे पहली बात है कौन सा नहीं है, तो देखो यही हमें समझ जाना चाहिए कि उन्हें परमादेश द्वारा, परमादेश हमने कहीं पढ़ा था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, रेट में पढ़ा था आर्टिकल 32 में, ओके, जिसे हमने मैंडामस भी बोला था, मैंडामस, जिसका मतलब क्या होता है, आदेश देना, हम आपको आदेश देते हैं, ओके, तो मैंडामस प्रभावी द्वारा। तो ये कथन सही नहीं है। फिर अब भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव, मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान। तो बिल्कुल ये सब चीजें मौलिक कर्तव्य, लेकिन कि आम चुनावों में मतदान करना ये मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया। ओके, ये नहीं होगा। तो देखो आज के लिए इतना ही। इसमें जाते जाते हम एक समिति की और बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्यों में। देखो, मौलिक कर्तव्यों की एक समिति बनाई गई थी, जिसे मतलब मौलिक कर्तव्यों की पहचान और उनकी क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान को लागू करने की व्यवस्था की गई थी उस समिति में। ठीक है, कि जब मौलिक कर्तव्यों को लागू किया जाए तो किस तरह से लागू किया जाए। तो उस समिति का नाम है, अगर कभी कुछ समिति पूछ ली जाती है आपसे, तो वो समिति थी बर्मा समिति, जो कि किससे रिलेटेड है, मौलिक कर्तव्यों से ही रिलेटेड है। ये 1999 में ये बनाई गई थी बर्मा समिति। ठीक है, तो ये पहचान किसके लिए बनाई गई थी ये समिति? ये मूल कर्तव्यों की पहचान, इसका उद्देश्य क्या था? जो मूल कर्तव्य थे उनकी पहचान, मूल कर्तव्य की पहचान, ओके, पहचान और उनके क्रियान्वयन के लिए, मूल कर्तव्यों की पहचान और उनके क्रियान्वयन के लिए, यानी वो अच्छे से उनका क्रियान्वयन होता है, तो उनके क्रियान्वयन के लिए जो कानूनी प्रावधान है, कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की, तो देखो ये मैंने इसलिए बता दिया है, अगर कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि बर्मा समिति 1999 जो बनी थी वो किसके लिए बनी थी, तो मेन तो वो मूल कर्तव्य के लिए ही बनी थी। और अगर ये आ जाता है किस लिए बनी थी, तो मूल कर्तव्यों की पहचान और उनके क्रियान्वयन के लिए, यानी उनको लागू करने के लिए जो कानूनी प्रावधान है उसकी व्यवस्था के लिए वो समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं। तो देखो, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट के PYQs MCQs डाले जाएंगे और डालेंगे जा रहे हैं। जैसे कि अभी ज्योग्राफी के MCQs स्टार्ट हो गए हैं, तो आप वो लेक्चर भी देखिए, सुजीत सर जी ले रहे हैं उसको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो लेक्चर। ओके, और आप इस वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपको लगता है आप कमेंट कीजिए, और कोई भी सजेशन है बिल्कुल आप हमें फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम इस MCQs की सीरीज को खत्म कर पाए। ओके, तो धन्यवाद।